हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी के लिए एडिटोरिया का नई बुक 5000 प्लस वन लाइनर एमसीक्यू का बेहतरीन एपिसोड बनाने जा रहे हैं, जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये बुक वस्तुनिष्ठ जो समान अध्ययन है, जो ऑल एग्ज़ाम के लिए, जैसे में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस बुक की विशेषताएं क्या है? इसमें 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जिसमें विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है और एनसीईआरटी पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न हम लोग प्रत्येक सेट का जो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह दिया गया उसका अध्ययन करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से हुआ। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगन से और लोथल से। युग यानी कि जोड़ा समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन एवं लोथल से। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन से हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था तो मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीर से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीर से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था उसे क्या कहते थे तो धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, जिसे हम लोग यव भी कहते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रथम बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोड़ता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी किसने कहा था तो पिगट ने। अब प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में देखेंगे। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन थे तो पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क थे। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद थे। पूर्वी मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। अब विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र घोषाल थे। अनिश्चयवादी संजय विठल पुत्र थे। अभौतिकवादी का पकुत कचायन थे। अघोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे। अब चलते हैं ऋण वेद के बारे में देखते हैं। यह सबसे ऋण वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में। इस वेद में गाय के लिए
अघन शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन मतलब होता है बिना मारे जाने वाला, यानी वध करना नहीं है। यजुर्वेद, इस वेद में इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? तो अथर्वयु। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, यानी कि यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद को 2 भागों में गद्य एवं पद्य दोनों में विभाजित है। सामवेद, सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला को उद्रात्री कहा जाता है। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजाति की पुत्रियां कहा जाता है। वेदों की संख्या कितना है? तो 4। वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 है। अब बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कर्म से कहाँ दिया? तो पहला सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश शरावती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में राजगिरी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगीति बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सवाकामी ने किया था और अकालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व ईस्वी में और कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिस्टोनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी, जो कि नालंदा में पड़ता है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किए थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो उनके दामाद जामिल। जैन समितियाँ। प्रथम जैन संगतियाँ 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में स्थल बल्लवी और इसकी अध्यक्षता क्षमा शर्मन ने किया था। अब चलते हैं हर्यक वंश। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। इसने यानी कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजे थे। इसकी हत्या इसके पुत्र यानी कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था।
इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किए थे और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किए थे। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। महाजनपद एवं उसकी राजधानी देखते हैं। तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कंबोज की हाटक और अस्मा की पोटली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल की राजधानी कुशावती, पंचाल की 2 राजधानी था अहिछत्र एवं काम्पिली, चेदी का शक्तिमती और मत्स्य का राजधानी विराटनगर, शूरसेन का राजधानी मथुरा और गंधार का तक्षशिला। अब मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वीरशल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है और चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार। इसे यानी बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। ऐसे जैन धर्म में शिवसेन बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 बीसी में मगध की राजधानी पर बैठा और अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसने 261 बीसी में यानी कि ईसापुर में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, लंबा में 7वां एवं छोटा में रुक्मिणीदेही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया गया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। अब नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसने भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। अब नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थे। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण कराया था तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमारचरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में सेट नंबर 11 से 20 के बीच दिए गए अस्मरणीय तत्व को अध्ययन करेंगे।